नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहबाज खान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में दो गुर्दे होते हैं जो मुख्य रूप से यूरिया और क्रिएटिनिन एसिड आदि जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में से छानने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो सभी शरीर में चयापचय के उत्पाद हैं। लाखों लोग कई प्रकार के गुर्दे की बीमारियों के साथ रह रहे हैं और उनमें से अधिकांश को इसके बारे में भनक तक नहीं है। और यही कारण है कि अक्सर गुर्दे की बीमारी को एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि ये उग्र रूप धारण नहीं कर लेता। जबकि लोग अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित रूप से जांच भी करवाते रहते हैं। वो अपने गुर्दे की किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए अपने रक्त में एक सरल क्रिएटिनिन परीक्षण भी नहीं करवाते। ग्लोबल बर्डन डिजीज यानी कि जीबीडी के अध्ययन के अनुसार क्रोनिक किडनी रोग को भारत में मृत्यु दर के 8वें प्रमुख कारणों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। किडनी विकार की चेतावनी के कई संकेत होते हैं, हालांकि अधिकांश समय इन्हें अनदेखा किया जाता है या किसी और तरह की समस्या समझकर लोग इसे भ्रमित हो जाया करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और किडनी विकार का कोई भी लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द पुष्टिकरण परीक्षण, रक्त इमेजिंग सहित करवाना चाहिए। अगर आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज और या फिर किडनी फेल होने के पारिवारिक इतिहास है या आप 60 साल से अधिक उम्र के हैं, तो आज के युग में आपको नियमित रूप से गुर्दे की जांच करवाते रहना चाहिए। अब किडनी फेल होने की समस्या पिछले कुछ सालों में ज्यादा देखने को मिल रही है। किडनी की बीमारी जितनी खतरनाक है, उतना ही इस बीमारी का पता भी देरी से चल पाता है। इसकी वजह से किडनी को थोड़ी समस्या भी गुर्दे की पूरी तरह डैमेज होने का कारण बन जाती है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो शरीर का कोई भी अंग हो, जब उसमें कोई बीमारी आती है और उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, शरीर के फंक्शन को सही ढंग से चलाने के लिए किडनी का सही होना बेहद जरूरी है। खून को साफ रखने, शरीर से अपशिष्ट को हटाने, हार्मोन्स बनाने, मिनरल्स और फ्लूइड को संतुलित रखने का काम भी किडनी ही करती है। किडनी की बीमारी के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आम वजह बढ़ी हुई डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है। शराब, हृदय रोग, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी भी किडनी की बीमारी के प्रमुख कारण हैं। जब किडनी खराब होती है तो वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती और इसकी वजह से खून में अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। खानपान में कुछ खास चीजों का ध्यान रखकर किडनी के फंक्शन में सुधार किया जा सकता है। किडनी की बीमारी से बचने के लिए कुछ खास चीजों से परहेज करने की बेहद जरूरी है और इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर बार की तरह एक बार फिर से हम आपकी बीमारी पर न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि आपको इसके समाधान भी बताएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर्स जो हैं हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनसे सीधे तौर पर जानेंगे कि भाई किडनी को किस तरीके से हम डिटॉक्स कर सकते हैं और किडनी की कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो वाकई ही अगर उस पर समाधान नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं हम, तो कितना बड़ा हमारी लाइफ में रिस्क फैक्टर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि किडनी की बीमारी हो जाती है और इसके साथ साथ क्योंकि हमारा ये ऑर्गन है, हमारे शरीर के दो ऑर्गन सबसे मजबूत ऑर्गन कहे जाते हैं, हम लीवर की बात करें, किडनी की बात करें, अगर कभी भी इनमें कोई भी समस्या आती है तो हमारे शरीर में और भी बीमारी घर कर जाती है और ये सबसे बड़ी समस्या बन के हमारी ज़िंदगी में उभरती है। तो आज हम डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे। लाखों लोग कई प्रकार की गुर्दों की बीमारियों के साथ रह रहे हैं लेकिन उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। तो लक्षण इसके क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और कैसे हम इससे पार पा सकते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देरी किस बात की, अब शुरुआत करते हैं खास कार्यक्रम की। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सागर गुप्ता है, नेफ्रोलॉजी हैं, डॉक्टर दिनेश चौधरी हैं, आयुर्वेदाचार्य। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। डॉक्टर सागर, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। लाखों लोग कई प्रकार के गुर्दे की बीमारियों के साथ रह रहे हैं और उनमें से अधिकांश को इसके बारे में भनक तक नहीं है और यही कारण है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। तो अब जब लोग इसका शिकार हो रहे हैं और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शकों को आज आप बताएं कि इसके लक्षण क्या होते हैं और ये कितनी गंभीर बीमारी है। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सही तरीके से ये बताया है कि लाखों करोड़ों लोग आज किडनी रोग, क्रॉनिक किडनी डिजीज से ग्रस्त हो रहे हैं
और बहुत सारे अधिकतर लोगों को इसका शुरुआती स्टेजों में पता भी नहीं चलता है। इसका कारण ये है कि अगर हम किडनी की बीमारी को 5 भागों में बांटें, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, ये किडनी फंक्शन के अकॉर्डिंग स्टेजेस होती हैं। जी। तो जब तक किडनी पूरी तरह फेल नहीं हो जाती, यानी स्टेज 5 तक नहीं आ जाती है, स्टेज 4 तक नहीं आती, तब तक दुर्भाग्यपूर्ण इसके कोई लक्षण ही नहीं आते। स्टेजेस 1, 2, 3 इनिशियली में इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, इसीलिए अधिकतर लोग इसको शुरू में पहचान नहीं पाते हैं। अभी आप शुरू में जैसे कि बता रहे थे हमारे ऑडियंस को कि अगर आपको किडनी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी शुगर, डायबिटीज, मधुमेह रोग, या फिर हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप का रोग, या आप बहुत अधिक पेन किलर खाते हैं, यदि आपको पारिवारिक हिस्ट्री है यानी फैमिली हिस्ट्री है किडनी समस्याओं की, तो ऐसी स्थिति में आपको किडनी की बीमारी होने का बहुत अधिक चांस है। और इसको शुरुआती तौर पर पकड़ने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट यानी खून की जांचें और यूरिन टेस्ट यानी पेशाब की जांच, उन्हीं से ही हम इसको शुरुआती स्टेजेस में पकड़ सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा, इसके लक्षण अधिकतर एडवांस स्टेज तक नहीं आते हैं। जब तक ये लक्षण आते हैं, काफी बार तब तक देर हो चुकी होती है और हम किडनी डिजीज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जी। और सबसे अहम ये हो जाता है कि हम किडनी को अपने दुरुस्त कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हम अपने खान पान की क्या ही बताएं, तला हुआ हम सबसे ज्यादा खाते हैं, जंक फूड हम सबसे ज्यादा खाते हैं, है ना, हम हेल्दी डाइट लेते ही नहीं है, हम डिपेंड हो गए हैं बाहर के खाने पर। तो ऐसे में सबसे ज्यादा अटैक जो है वो तेल जो है हमारी किडनी पर करता है, लीवर पर करता है। किडनी को हम दुरुस्त कैसे कर सकते हैं सर? किडनी को दुरुस्त करना कहिए या फिर मैं कहूंगा हेल्थ मेंटेनेंस, यानी किडनीज हमारी अगर स्वस्थ हैं, अधिकतर देखो लोगों की किडनी स्वस्थ हैं, तो उसको स्वस्थ रखने के लिए जो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको किडनी के रिस्क फैक्टर हैं, शुगर की समस्या है यानी मधुमेह रोग यानी डायबिटीज मेलाइटिस, तो आपको अपनी शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखना है। नंबर 2, अगर आपको बीपी की समस्या है यानी हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, तो उसको आपको कंट्रोल में रखना है। आपको लंबे समय तक पेन किलर्स नहीं खाने हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। अगर आपको कहीं दर्द है घुटने में, कमर में, ऐसी चीजों के लिए आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके प्रिस्क्राइब करके दवाइयां लीजिए। ये तो रहे रिस्क फैक्टर वाली बात। अगर आपने जैसे बोला कि हमारे लाइफस्टाइल जो चेंजेस आ गए हैं, तो लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो नंबर 1, आपको खूब अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। ये लगा लीजिए कि आम तौर पे अगर 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हैं तो अच्छा रहता है। कम पानी पीने से स्टोन की प्रॉब्लम जैसे खड़ी हो सकती है। फिर आपको ये जैसा कि आपने बोला, आजकल की मॉडर्न डे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, जंक फूड हो गया, तला हुआ, बहुत अधिक नमकदार, फिर उसके बाद स्ट्रेस यानी बहुत ज्यादा टेंशन लेना, चिंता करना, इससे भी शरीर पे जोर पड़ता है। इन सब चीजों से आपका मोटापा बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है, इससे आपका बीपी भी बढ़ सकता है, और इनके कॉम्बिनेशन से आपकी किडनी पे स्ट्रेस पड़ेगा। एक और बहुत मॉडर्न डे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है स्मोकिंग की, यानी धूम्रपान यानी टोबैको का प्रयोग। उससे भी देखा गया है बहुत सारी स्टडीज में कि किडनियों पर जोर पड़ता है। सर, आप सुनकर हैरान होंगे कि ऐसी भी रिसर्च यानी स्टडीज छपी हैं जिसमें बताया कि जो हमारा पोल्यूशन लेवल है, जो हमारे हवा का पोल्यूशन लेवल है, पीपीएम है, और जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अधिक पोल्यूटेड हवा से भी जो हम सूंघ रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, उससे किडनी पे जोर पड़ा है। उसके बाद हमने एक बार पहले भी बात की, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, यंग लड़के जिम जाके प्रोटीन, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, इनसे भी किडनी पर स्ट्रेस पड़ता देखा गया है। तो इन सभी कॉम्बिनेशन से, जैसा कि मैंने कहा, जंक फूड खाना, अधिक तला हुआ खाना, बहुत तला हुआ मसालेदार खाना, बहुत अधिक टेंशन लेना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी बैठे बैठे रहना। आजकल बहुत सारे जॉब आईटी में है, कंप्यूटर के आगे आप बैठे बैठे रहते हैं, चलना फिरना, व्यायाम, एक्सरसाइज कम हो गया है। इन सब फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से, जो पोल्यूटेड हवा है,
स्मोकिंग हो गया, उसके बाद यंग लोगों का जिम के सप्लीमेंट्स हो गए, जी। इन सभी चीजों का एक बुरा प्रभाव हम देख रहे हैं किडनीज की हेल्थ पे। और इसी कारण से आजकल जो किडनी डिजीजेज हैं उनका इंसिडेंट शायद कुछ हद तक बढ़ रहा है, जी। और बहुत कम उम्र में और यंग लोगों को भी ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अगेन आपको अपने लाइफस्टाइल में रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चेंजेस लाने होंगे ऐसी बीमारियों से दूर रहने के लिए। ठीक है सर, मैं आऊँगा आपके पास। अब सवालों का पड़ाव जो है वो भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है डॉक्टर दिनेश आयुर्वेद आचार्य उनका मैं रुक करना चाहूँगा। डॉक्टर दिनेश, किडनी की बीमारी के तीसरी, पहली, दूसरी या तीसरी स्टेज में करीब 70 से 80% लोगों को किडनी में परेशानी के लक्षण दिखाई नहीं देते, जैसा कि डॉक्टर सागर गुप्ता ने भी कहा। ऐसा आमतौर पर एक्यूट किडनी डिजीज में भी होता है, ये पढ़ा है, जबकि 10 से 20% लोगों को लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन वो लापरवाही के चलते इन्हें इग्नोर कर देते हैं और बीमारी बढ़ जाती है। आयुर्वेद के लिहाज से अगर बात करते हैं, क्या कुछ उपचार हैं? धन्यवाद, आपने बहुत ही सही सवाल किया है जी। नॉर्मली क्या होता है कि अभी जो किडनी की जो प्रॉब्लम बढ़ गई है उसका जो मेन कारण है वो अपनी लाइफस्टाइल है। आज हर कोई गलत तरीके से लाइफस्टाइल जी रहा है और उसी के हिसाब से जो अभी जो रिसेंटली जो भी बीमारी है, किडनी है, हार्ट रिलेटेड है, कुछ भी है, वो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई ज्यादा होती है। जी। तो इसे डायग्नोज करने के लिए तो कोई भिन्न प्रकार के ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ तो हम कर सकते हैं, पर हमें इसे प्रिवेंट, यानी कि अगर ये सब चीजें आ रही है तो उसे कंट्रोल क्या कर सकते हैं और आयुर्वेद इसमें क्या समझता है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद ने किडनी को प्राणघातीय बोला है, मतलब कि वाइटल ऑर्गन है, अगर उसको कुछ भी डैमेज होता है तो वो हमें प्रॉब्लम हो सकती है और वो प्रॉब्लम इतनी हो सकती है कि हमारी डेथ भी हो सकती है। लाइफस्टाइल में नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं कि जैसे कि सुबह उठकर बहुत ज्यादा पानी पी लेना। अभी आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि हमारा जो पेट है वहाँ पर डाइजेशन होता है और डाइजेशन जो होता है वो आयुर्वेद के हिसाब से डाइजेशन फायर के हिसाब से, यानी कि पाचक अग्नि के हिसाब से होता है। तो जरूरत से ज्यादा पानी पीना, जैसे कि हर सीजन में आपको जो पानी की नीड है वो अलग अलग रहती है, उस हिसाब से हम अगर पानी का इंटेक करते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट होता है और बॉडी में काम लगता है। पर कई लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के बॉडी को डिटॉक्स करने के हिसाब से 3 या 4 लीटर या 5 लीटर पानी एक ही साथ पी लेते हैं। उसके हिसाब से क्या होता है कि उनकी जो पाचक अग्नि है वो डिस्टर्ब होती है। पाचक अग्नि डिस्टर्ब होने के हिसाब से जो बॉडी में से जो टॉक्सिन बाहर निकलने चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं निकलते और उसके हिसाब से आगे जो भी प्रॉब्लम होनी है वो स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज ये रहती है, जो कि फीमेल होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, जब भी उनको वॉशरूम जाने का यह सब कुछ लगता है तो वो नॉर्मली कॉमन टॉयलेट या सब का यूज नहीं कर पाते, तो उसके हिसाब से वो यूरिन को ज्यादा देर तक होल्ड करते, उसके हिसाब से जो किडनी के और कई ज्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाते। तो ये सब छोटी मोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं, लाइफस्टाइल में थोड़ा इम्प्रूव करें, हेल्दी कसरत करें, हेल्दी खाना खाए, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर सागर, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि डॉक्टर दिनेश बताया कि भाई कई लोग जो होते हैं सुबह उठ के बॉडी डिटॉक्स करने के लिए एकदम से पानी पी लेते हैं, कहीं ना कहीं खतरनाक जो है डॉक्टर दिनेश इसे बता रहे हैं। लेकिन अमृतसर से इसी से मिला जुला सवाल आ रहा है। अमृतसर से रविंद्र पांडे का सवाल है कि भाई पानी की क्वांटिटी, पानी को दिन भर में कितना पीना चाहिए? ये बड़ा एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है सर, हमारे से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। तो इसका जैसा कि डॉक्टर दिनेश ने भी बोला, ये डिपेंड करता है सर आपके उम्र पे, आपके बॉडी के साइज पे, और देन मौसम के हिसाब से और आपकी बॉडी की नीड्स पे। अगर मैं कहूँ कि आम तौर पे जैसे आजकल का वेदर है, मान लीजिए 20-25 से लेके 35-40 डिग्री तक का टेम्परेचर है नॉर्मल, और अगर आपको एक नॉर्मल दिनचर्या है तो आपके लिए कहीं ना कहीं 2 से 3 लीटर पानी भी इनफ है सर। जैसा कि डॉक्टर दिनेश ने कहा कि बहुत ज्यादा एक्सेस पानी पीने का भी कोई खास लाभ नहीं होता है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको ऐसे आदत होती है बहुत अधिक पानी पीने का, तो वो भी कई बार काउंटर प्रोडक्टिव यानी समस्या आपको दे सकता है। तो अगर मान लीजिए आप बहुत अधिक गर्मी में हैं, जहाँ पे आपको खूब पसीना आया है और आपका नमक पानी का लॉस हो रहा है, या फिर आपको मान लीजिए भगवान न करे कि दस्त हो गए हैं, वॉमिटिंग लग गई है जहाँ नमक पानी का लॉस हो रहा है, या बुखार आ रहा है जिसमें पानी का लॉस हो रहा है और आपका इंटेक कम हो गया है,
तो ऐसी स्थिति में बॉडी की पानी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। वहीं सर्दियों में अगर हम बात करें, जहां जैसे हम अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडिया की बात करें, जहां पे टेम्परेचर 5 से 15-20 डिग्री पे आ जाता है, तो तब आपकी पानी की रिक्वायरमेंट कुछ कम हो जाती है। तो भगवान ने किडनीज को इतना खूबसूरत ऑर्गन बनाया है, उसकी बफरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अगर आप नीड के हिसाब से पानी पिएंगे, मान लीजिए आपने उससे कम पानी पिया, तो आप देखेंगे आपका यूरिन ज्यादा डार्क येलो यानी कंसंट्रेटेड यानी गहरा पीला आ रहा है और कम आ रहा है। अगर आप बहुत अधिक पानी पिएंगे तो आप देखेंगे आपका यूरिन यानी पेशाब बिल्कुल सफेद रंग का आ रहा है और आपको बार बार जाना पड़ रहा है। वो ऐसा इसीलिए है कि जैसा कि मैंने कहा, किडनीज यानी गुर्दे बहुत ही बढ़िया बफरिंग कैपेसिटी रखते हैं जी। और वो आपके शरीर में नमक पानी को रेगुलेट करते हैं जी। तो मोटा मोटा 1-1.5 लीटर से लेके 3 लीटर तक, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल कैसा है और अगेन मौसम कैसा है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, यूजुअली इनफ है। जो ये बात मैंने बोली, इसका एक खास ही रूप से ध्यान रखेंगे। ये मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, आम स्वस्थ लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आपको हार्ट की कोई समस्या है, यानी आपकी हार्ट की पंपिंग कम है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या अगर आपको किडनी रोग है यानी सीकेडी या गुर्दे की बीमारी, या फिर आपको लिवर रोग है पीएलडी, तो ऐसी कई स्थिति हैं जहां पर आपको पानी रिस्ट्रिक्ट करना होता है जी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल स्वस्थ लोगों की है जिनको कोई समस्या नहीं है। ठीक है और जैसा कि हमने बात की, एक बैलेंस यानी संतुलन बना के चलें, ना ही बहुत कम पानी पिए, ना ही बहुत अधिक पानी पिए। ठीक सर, उससे आप अपनी किडनी की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। एक और यक्ष प्रश्न है सागर गुप्ता, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। सागर, सवाल दरअसल ये है हिमाचल के मंडी से विकास का। उनका कहना है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन मोड में है वो, और वो ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी का ज्यादा सेवन करते हैं। क्या ये किडनी के लिए हमारे घातक है? अभी उनका जो वेट है वो 140 के आसपास है। ये सवाल भी बहुत बढ़िया उम्दा सवाल है सर, इस नजरिए से कि ये भी एक काफी कॉमन चीज हम देखते हैं कि बहुत अधिक चाय कॉफी की कंजम्पशन से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। तो पहली बात, जैसा कि हमने कहा सर, लाइफ में अपने किडनी को, अपने पूरे शरीर को, आपको हार्ट को, ब्रेन को स्वस्थ रखना है, तो हर चीज एक बैलेंस में होनी चाहिए सर। तो उसी हिसाब से आपको चाय कॉफी का सेवन भी एक बैलेंस में, यानी एक बैलेंस मतलब एक ना ही बहुत अधिक ना ही बहुत कम, तो उससे आपको बैलेंस मेंटेन रखना है। अत्यधिक चाय कॉफी, चाहे वो ग्रीन टी हो सर या ब्लैक टी हो सर, या नॉर्मल हम जो चाय पीते हैं दूध वाली या कॉफी, उसका भी शरीर पे खराब इफेक्ट है। नंबर 1, ये आपके ऑक्सलेट लेवल्स को बढ़ा सकता है। उससे क्या हो सकता है कि आपके किडनी में स्टोन्स पैदा हो सकते हैं, जिनसे आपकी किडनी यानी गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। नंबर 1। ठीक। नंबर 2, चाय कॉफी एक प्रकार के जैसे हम तकनीक की भाषा में कहते हैं माइल्ड डायूरेटिक हैं, यानी इनसे आपको थोड़ा सा नमक पानी ये शरीर से बाहर फेंकेंगे, ये आपका एक्स्ट्रा यूरिन यानी पेशाब बनाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि थोड़ा सा माइल्डली यानी थोड़ा सा डिहाइड्रेशन यानी नमक पानी की कमी भी आ सकती है, वो भी किडनी के लिए खराब हो सकता है। तो अगर आप बहुत अधिक चाय कॉफी पिएंगे तो आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तीसरा, उसी के साथ साथ इससे आपका जो कैफीन होता है इसके अंदर चाय कॉफी में, जिससे हम जागते हैं या हमें बेहतर लगता है, तो वो कैफीन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की समस्या है, या अगर आप नॉर्मल हैं और बहुत अधिक कैफीन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे आपका बीपी भी बढ़ सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, इन सभी कारणों से बहुत अत्यधिक चाय कॉफी का इंटेक आपके लिए हानिकारक हो सकता है। साथ में अगर आप उसमें बहुत अधिक चीनी भी डाल रहे हैं तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें मान के चलिए कि आपके शरीर और किडनी के लिए स्वस्थ नहीं मानी जाती। ठीक है डॉक्टर दिनेश, आपकी ओर करना चाहूंगा, हाई कैफीन का प्रचलन ज्यादा हो गया, लोग ब्लैक कॉफी को ज्यादा प्रेफर करते हैं,
वज़न लोगों का ज़्यादातर बढ़ा हुआ है, उसके लिए कोशिश करते हैं वो हाई कैफीन ले। ऑफिस में अक्सर हम देखा जाता है। एक सवाल का आप ये जवाब दीजिए, और दूसरा ये कि दिल्ली से राजेंद्र का सवाल है कि लोग अपने ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित रूप से जांच करवाते हैं। अपने गुर्दे की किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए अपने रक्त में एक सरल क्रिएटिनिन परीक्षण भी नहीं करवाते। सर, ये कितना अहम है? मैं यही समझता हूँ कि हर साल हमारी जो बॉडी प्रोफाइल है वो तो हमें करवानी चाहिए। क्या है कि कोई भी छोटी मोटी चीज अगर बॉडी में आती है तो हम उसको तुरंत डायग्नोस होता है, बीमारी जितनी नहीं है उतनी उसे क्योर करना हमारे लिए इजी हो जाता है। दूसरी चीज ये रहती है कि आप कुछ भी अगर बार बार लेते हो, वो ब्लैक कॉफी हो, ग्रीन टी हो या कुछ भी हो, ठीक है, आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि आप हर कोई अलग है, इंडिविजुअल है। जैसे कि आपकी तासीर, मेरी तासीर, सभी की तासीर अलग है, और बॉडी की जो इनपुट आउटपुट है उसे हमें समझना जरूरी है। जैसे कि हम समझते हैं कि सुबह का नाश्ता हो गया, फिर दोपहर का लंच हो गया और रात का डिनर होना चाहिए, पर इसके बीच में हम बार बार कुछ भी खाते हैं तो उसका सही से डाइजेशन नहीं होता। हमारी जो पाचन, जो डाइजेशन पावर है वो डाउन हो जाता है। उसके हिसाब से क्या बॉडी में टॉक्सिन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर टॉक्सिन बनते हैं तो उसको ठीक तरह से बाहर निकालने जरूरी होते हैं। वो बाहर अगर नहीं निकलते तो बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि शुरुआत में गैस, एसिडिटी, कब भी रहते, पर उसके आगे जाकर स्किन डिजीज है या फिर वो फैटी लीवर है, कुछ भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी चीज कितनी लेनी चाहिए, वो हर कोई चीज है वो हमारी हमेशा लिमिट में लेनी चाहिए। ज्यादा लेते हैं तो वो बॉडी के लिए नुकसानकारक ही है। और वेट लॉस के लिए तो क्या है कि आपका जो कैलोरी इनपुट और आउटपुट है वो उसको आप समझ लीजिए। जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल है वो एकदम कोई काम वगैरह नहीं रहता, कोई व्यायाम कसरत नहीं रहती है, तो आपका जो खाना पीना वो आप कम कर दीजिए। और अगर आपका जो हार्ड वर्क वाला काम रहता है तो आप हम ज्यादा खाते हो तो भी उसका डाइजेस्ट हो जाता है, और कैलोरी जो इंटेक आप करते हो तो उसका पूरी बॉडी में वो यूज हो जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी क्या है कि सेल्फ मेडिकेशन अभी बहुत बढ़ गया है, जैसे कि एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन लोग ज्यादा करते हैं, वो किडनी पे तो डैमेज करता ही है। दूसरी चीज ये रहती है कि वेट लॉस के लिए भी हम जो अगर इस प्रकार से करते हैं तो किडनी डैमेज होने के हिसाब से भी हमारा वेट गेन होता है। तो जो भी है वो प्रॉपर एक बार डॉक्टर के कंसल्टेशन के हिसाब से हमें करना चाहिए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है। बाकी सभी चीजें हमें ऑनलाइन भी मिल जाती है, पर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है दिनेश, एक और सवाल है, मैं आपसे लेना चाहूंगा इसका जवाब। हरियाणा से रचना का सवाल है कि अगर हम नियमित रूप से पेन किलर दवाएं लेते हैं तो क्या किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, और क्या किडनी की जांच करवानी चाहिए ऐसे में? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। किडनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है अगर हम बार बार पेन किलर लेते हैं। तो पेन किलर में भी क्या है कि किस प्रकार का पेन है और कौन सी हम पेन किलर लेते हैं, तो आपको जो किडनी के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो रेगुलर आपको करवाने चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीज है कि जहाँ पर पेन किलर लेना जरूरी है तो आप अल्टरनेट मेडिसिन में ट्राई कीजिए कि वहाँ पर आपको कोई और भी ऑप्शन मिल सकता है जहाँ पर आपको पेन किलर ना लेना पड़े। ठीक है डॉक्टर सागर, मैं आपके और रुख करना चाहूंगा। पंजाब से अंजलि का सवाल है कि कोविड के बाद से उनके घर में किडनी को लेकर कई लोगों की समस्याएं हो चुकी हैं। क्या इसके पीछे कोरोना कारण है, या फिर हाँ तो कैसे इससे आगे बचा जा सकता है? उन्होंने बहुत सही तरीके से पॉइंट आउट करा है कि कोविड काल के बाद हमने किडनी डिजीज में इंक्रीज देखा है, और इसका कहीं ना कहीं कोरोना यानी इन्फेक्शन, संक्रमण यानी कोविड-19 सीधा यानी डायरेक्टली भी एक कारण है। कोविड का जब फेज 1 आया, जब फेज 2 आया, तो हमने से कई सारे पेशेंट्स देखे सर जिनकी किडनीज पर कोरोना संक्रमण से यानी कोविड-19 से प्रभाव पड़ा। कईयों का जैसे नॉर्मल क्रिएटिनिन यानी किडनी नंबर जो होता है उसकी वैल्यू लगभग 1 या 1 से नीचे होती है आम आदमी के लिए। तो क्रिएटिनिन यानी किडनी का फंक्शन बढ़ने लगता है, और कई लोगों की किडनी तो इतनी ग्रस्त हुई कोरोना इन्फेक्शन से कि हमें उनका टेम्परेरली डायलिसिस भी करना पड़ा। टेम्परेरली मतलब 2-4 सेशंस होके वो डायलिसिस बंद हो गया। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हमें मिले जिनकी किडनी पूरी तरह कोरोना इन्फेक्शन से नष्ट हो गई और उनको आजीवन डायलिसिस पे रहना पड़ा। तो कोरोना इन्फेक्शन के दौरान सीधा किडनी पर प्रभाव देखा गया। कोविड-19 के साथ साथ जो और चीजें हुई, यानी मान लीजिए आप बहुत अत्यधिक बीमार हो गए, आईसीयू में चले गए, बीपी कम हो गया, फिर उसके लिए जो दवाइयां देनी पड़ी, जो हम स्टेट ऑफ शॉक बोलते हैं, वो उन सब चीजों का भी किडनी पर प्रभाव आता है।
और साथ ही हम देख रहे हैं कोविड-19 का जो लॉन्ग टर्म सीक्वल है, यानी लंबे समय तक कोरोना का शरीर पर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वो फेफड़ों यानी लंग्स पर जोर डाल रहा है। कई लोगों को कुछ रिसर्च में ऐसा भी दिखाया गया है कि लोगों को शुगर की बीमारी बहुत बढ़ गई है, बीपी हो गया है कोविड के बाद, लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि संक्रमण के बाद लंबे समय तक देखने को मिल रहे हैं। तो इन चीजों का कहीं ना कहीं किडनी पर साइड इफेक्ट आता है। तो आप ये मान के चलिए कि हाँ जी, कोरोना से किडनी डायरेक्टली इफेक्ट होती हैं। ये बहुत ही कॉमन था और पूरी दुनिया में सारे नेफ्रोलॉजिस्ट ने इनको देखा और इससे हमने जूझा कोरोना के सारे फेजेस में। ठीक है डॉक्टर दिनेश, मैं आपकी ओर करना चाहूँगा, जैसा कि हमें बताया कि डॉक्टर सागर ने कि कोविड-19 के बाद जो है मरीजों की संख्या किडनी की बढ़ी है और क्या क्या वहाँ पर चूक हुई है, हम लोगों से भी हमने खान पान अपना ठीक नहीं रखा। आयुर्वेद के लिहाज से अगर बात करते हैं, कोविड-19 के बाद जिस तरीके से किडनी के मरीजों की संख्या बढ़ी है, क्या उपचार है सर इसमें? सागर सर ने बताया जैसे कि ये जो कोविड में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी लोगों की, जिनकी लाइफस्टाइल ज्यादा खराब थी उनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अभी जो हमारी दिनचर्या है, ऋतुचर्या, उसको अगर हम फॉलो करते तो न केवल किडनी, बाकी सभी जो बीमारियां उसमें हम काफी हद तक आराम पा सकते हैं। जैसे कि लाइफस्टाइल में क्या बोला है, तो जो हमारी दिनचर्या है, जो शुरुआत होती है सुबह के हमारे मॉर्निंग में उठने से, जो बोला है कि हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि उठने के बाद तुरंत मोबाइल हाथ में लेते, घंटे 2 घंटे तक मोबाइल को वैसे ही काम चलाते रहते और फिर यूरिन पास करने के लिए या फिर वॉशरूम वगैरह जाते। तो उसके हिसाब से जो आयुर्वेद बोलता है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है वो वैसे ही का वैसा भरा रहता है। और अगर टॉक्सिन है वो आप जितनी देर तक उसको ज्यादा बॉडी में रखोगे तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। पर उसके बदले अगर हम सुबह जल्दी सूर्योदय के पहले अगर उठ जाते और नॉर्मली ब्रेकफास्ट या पानी वगैरह पीकर थोड़ी बहुत अगर हम कसरत करते, कसरत में कुछ ज्यादा नहीं पर अगर सूर्य नमस्कार भी कर लेते और फिर हम अपनी रूटीन स्टार्ट करते और रात को टाइम से सोना, खाने पीने में जितनी भूख है उससे 25% कम लेना, खाना आप कैसे खाते हो, जैसे कि बहुत हेवी है जो हमारे डाइजेस्ट होने में, उसको आप कम लो। उस हिसाब से अगर आप प्लान करते हो तो आपका जो किडनी का प्रॉब्लम है वो कम आना स्टार्ट होगा। जी जी जी, ठीक है डॉक्टर सागर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, राजस्थान से मिथिलेश का सवाल है, जिनकी उम्र 33 साल है, वजन उनका 100+ है। इनका सवाल है कि शरीर का वजन उचित बनाए रखना कितना जरूरी है? स्वस्थ भोजन और अपना वजन नियंत्रित रखना किडनी के लिए कितना जरूरी है, या फिर जरूरी है भी या नहीं? अगेन शाहबाज जी, ये बहुत ही वैलिड सवाल है इस सेंस में कि अत्यधिक वजन का, अगर हम देखिए, अत्यधिक वजन के शरीर पर बहुत सारे नुकसान है, ये सभी लोग जानते हैं। अत्यधिक वजन से आपको मधुमेह रोग यानी शुगर हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, उच्च रक्तचाप, उससे आपके ब्रेन पे यानी दिमाग पे असर आता है, आपके हार्ट पे असर आता है, दिल पे। लेकिन बीपी शुगर से आपकी वैसे ही किडनी पे स्ट्रेस आता है। दुनिया में नंबर 1 कारण है किडनी खराब होने का शुगर यानी मधुमेह रोग, नंबर 2 कारण है बीपी। लेकिन अगर वजन की सीधा किडनी पे बात करें तो ये भी हमारी सर नेफ्रोलॉजी यानी मेडिकल रिसर्च में बहुत अच्छा वेल नोन फैक्ट है कि अत्यधिक वजन का भी किडनी पर काफी जोर आता है जी। तो इससे आपके जो किडनीज हैं उनके ऊपर अत्यधिक वजन का डायरेक्टली प्रेशर पड़ता है। किडनीज हमारे शरीर में एक छलनी की तरह है जी। वो उनका काम है ब्लड को छानना। जैसे आप किचन में अपनी चाय छानते हैं, उसमें जब पत्ती ऊपर रुक के चाय नीचे चली जाती है ग्लास में, अगर मान लीजिए किचन की छन्नी में कमी आ जाए और छेद हो जाए उसमें, तो आपकी पत्ती नीचे ग्लास में जाएगी। उसी प्रकार से अगर शरीर की यानी खून की जो छन्नी है किडनी, उसमें कमी आ जाए तो जो प्रोटीन छन के खून में रुकता है वो यूरिन में यानी पेशाब में छनने लगता है। तो अत्यधिक वजन का डायरेक्टली किडनी पर जोर पड़ता है और उससे पेशाब में यूरिन में पेशाब में प्रोटीन छनने लगता है। और लॉन्ग टर्म में बीमारियां जैसे FSGS का तकनीकी नाम है वो हो सकती है और उससे आपकी किडनीज आगे जाके खराब भी हो सकती हैं। तो अत्यधिक वजन आपके शरीर के लिए इन सभी कारणों से हर तरीके से अच्छा नहीं है और आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। ये आपके घुटने पे, आपकी रीढ़ की हड्डी पे जोर डालेगा,
और आपको हर प्रकार से इसका प्रयास करना चाहिए कि आप अपने वजन को संतुलित रखें, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, स्वस्थ लाइफस्टाइल, और अपना वजन इतना बढ़ने ना दें। अगर आपका वजन इतना बढ़ चुका है तो उसको कम करिए। ठीक है, वजन को कम करने की बेहद जरूरत है। डॉक्टर सागर, अगला सवाल आपसे मेरा उत्तराखंड से कासिम है, जिनका कहना है कि किडनी फेल होने का इनका पारिवारिक इतिहास है। इनकी उम्र 26 साल है। क्या अभी तक कोई लक्षण तो इनको नहीं दिखे हैं किडनी की बीमारी को लेकर, पर क्या इन्हें चेकअप कराना चाहिए? बिल्कुल सर, इनको 101% किडनी के चेकअप कराने चाहिए। पारिवारिक यानी फैमिलियल डिजीजेज यानी जेनेटिक डिजीजेज, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे जीन्स में हैं, यानी हमारा जो अंदर का शरीर का मेकअप है, डीएनए, उसके थ्रू वो बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को आगे पास ऑन होती हैं। इन पैटर्न होता है। कुछ बीमारियां आपके परिवार में मेल्स यानी पुरुषों को आएंगी, कुछ फीमेल्स यानी स्त्रियों को आएंगी। कुछ बीमारियां होती हैं जो बहुत ही कम उम्र में 5-10 साल से लेके 25-30 साल तक आती हैं। कुछ बीमारियां आगे जाके लेट आती हैं। तो ऐसी बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां हैं, यानी वो बीमारियां जो पारिवारिक आपके शरीर में, आपके खून में बनी हुई हैं। तो नंबर 1, आप अपने जहां भी रहते हैं सर, अपने आसपास किसी एक क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनसे अपना पूरा केस और फैमिली का केस डिस्कस करें ताकि पैटर्न को पहचान पाएं। नंबर 2, लक्षण आने तक की वेट बिल्कुल ना करें सर। हम ये बात सबको समझाते हैं कि जब तक लक्षण आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उस चीज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले सर मैंने 11 साल के एक लड़के की लखनऊ से आके आते हैं, उनकी सुई की जांच यानी बायोप्सी करके उनकी पारिवारिक समस्या को पहचाना है और हम को अच्छी दवाइयों पे डाला है। उनके बड़े भाई को भी यही समस्या थी, जिनकी 12 साल पे किडनी खराब हो गई थी। तो आज हम सर उस 11-12 साल के बच्चे की दवाइयों से मदद कर पा रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि लक्षणों की वेट ना करें, फौरन किसी क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट के बड़े अस्पताल में जाके अपनी जांचें कराएं। वो आपकी खून की जांच, पेशाब की जांच, आज इंडिया में भी सर बहुत एडवांस टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है, यानी मौजूद है, जो कि एक कुछ ठीक दाम दे के आप अपनी जेनेटिक टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो मेडिकल साइंस अब इंडिया में भी किडनी की बीमारी के लिए काफी एडवांस हो गई है और ये जांचें तो समय समय पे हमें टेस्ट बेहद जरूरी है करवाना, सारा सार ये है। अब एक और दर्शक हमारे साथ हैं जो है दिल्ली से इमरान जहांगीरपुरी से। उनका कहना है कि भाई किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या नॉनवेज छोड़ना जरूरी है? नॉनवेज यानी मांस यानी मीट, इसका जो सेवन है, देखिए ये अगेन हमने अभी बात की कि मॉडरेशन में यानी उच्च मात्रा में इसका प्रयोग ठीक है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में अगर हम इसको खाते हैं तो इसके शरीर पे खराब इफेक्ट आने लगते हैं। जी। नंबर 1, आप देखिए नॉन वेजिटेरियन में यानी मीट में यानी मांस में अत्यधिक प्रोटीन की क्वांटिटी होती है। तो जो बाहर के देशों में अमेरिका, यूरोप वगैरह, वहां पर सुबह दोपहर शाम तीनों बार खाने के साथ अन्य भिन्न प्रकार का मांस खाया जाता है। उनका प्रोटीन इंटेक बहुत हाई होता है। तो अत्यधिक प्रोटीन इंटेक से आपकी किडनी पर जोर पड़ता है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया प्रोटीन खून की छन्नी और प्रोटीन को छानना है। तो अगर प्रोटीन छानने का कम बहुत ज्यादा लोड किडनी पे डालते हैं तो उससे किडनी पर समस्या आ सकती है। नंबर 2, नॉन वेजिटेरियन यानी मीट यानी मांस के इंटेक, ये जो खाना होता है इसका एसिडिक कंटेंट ज्यादा होता है। तो अगर आपको किडनी की बीमारी है तो आपको ये छोड़ देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हैं, यानी मैं आपको साइंटिफिक बात बता रहा हूँ, डेटा है हमारे पास ये कहने के लिए कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे जाते हैं यानी शुद्ध शाकाहारी, और मेडिटेरेनियन एक डाइट होती है जिसमें फल, सलाद और ऑलिव ऑयल और ऐसी चीजों का इंटेक ज्यादा होता है, तो आप उससे अपनी किडनी डिजीज को भी धीमा कर सकते हैं बढ़ने से। ठीक सर। तो अत्यधिक नॉनवेज यानी मांस या मीट खाने से जरूर आपके शरीर पर स्ट्रेस आता है। ठीक सर, ओके सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर सागर, डॉक्टर दिनेश, तो उम्मीद है कि आपकी समस्याओं का समाधान आज हुआ होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के इलाज के साथ। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।